नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूके ट्रिपल एससी के पुराने पेपरों की, जो कि हमारी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि यूके ट्रिपल एससी द्वारा किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। तो ये यूके ट्रिपल एससी द्वारा हिंदी का पेपर है, ठीक है। यूके ट्रिपल एससी की हिंदी का पेपर है, जो कि 2020 में फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती थी, उसका ये पेपर उठाया गया है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे डीपली। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो सवाल है वह है, आपका बंटी किस विधा की रचना है। देखिए, एक हमें क्या दी गई है, रचना दी गई है, हमने बताना है कि वह किस विधा की है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन है कहानी, उपन्यास, जीवन, आत्मकथा। तो आपका बंटी जो रचना है वह एक उपन्यास है, उपन्यास विधा के अंतर्गत आती है। और अगर बात करें इसके रचनाकार की, तो इसके रचनाकार थे मन्नू भंडारी। ये चीज़ भी आप लोग नोट कीजिएगा, मन्नू भंडारी क्या हैं, इसके रचनाकार हैं। और 1971 में इन्होंने ये क्या किया था, रचना को कृत किया था, ठीक है। और ये एक बच्चा है बंटी, उस पर आधारित क्या है, एक उपन्यास है, ठीक है। ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कीजिएगा। फिर है अगला, निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध है। तो शुद्ध वाक्य हमने यहाँ पे चयन करना है। फिर पहला जो इसका ऑप्शन है वह है, मैं अनेकों विद्वानों से मिला हूँ। ये गलत है हमारा, क्योंकि अनेकों शब्द क्या है, गलत है। बहुवचन की दृष्टि से अनेकों नहीं होता है, क्योंकि अनेक शब्द स्वयं में क्या है, बहुवचन है। तो इसको को या कोई अन्य वर्ण लगा के इसको हम बहुवचन नहीं बना सकते, क्योंकि अनेक शब्द स्वयं में ही क्या है, बहुवचन है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वह क्या होगा, सही होगा, मैं अनेक विद्वानों से मिलता हूँ। जैसे सी ऑप्शन है, मैं बहुत सारे विद्वानों से मिला हूँ। तो इसमें बहुत भी और सारे भी दोनों शब्द क्या हैं हमारे, गलत हैं। क्योंकि या तो बहुत आना चाहिए या सारे आना चाहिए, क्योंकि दोनों का जो अर्थ होता है वह लगभग लगभग एक ही होता है। बहुत सारे ना कह के बहुत विद्वानों से मिला हूँ या विद्वान से मिला हूँ, ये क्या होता, सही होता। पर ये भी क्या है, गलत है। मैं कई विद्वान जनों से मिला हूँ, ये भी गलत है हमारा। तो इसमें सही क्या हो जाएगा, मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ। फिर है अगला सवाल, काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार हैं। तो जो काव्य रचना है कुकुरमुत्ता, इसके रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी कि ऑप्शन सी। फिर है अगला, निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो कमल के हमने पर्यायवाची बताने हैं, कौन सा नहीं है। देखिए, सरोज होता है, अम्बुद नहीं होता, नीरज, जलज, ठीक है। अम्बुद ना होके जो कमल का पर्यायवाची होता है वह होता है अम्बुज, ठीक है। दोनों में अंतर है, अम्बुज होता है कमल का पर्यायवाची, ना कि अम्बुद, ठीक है। और बात करें अम्बुद किसका पर्यायवाची होता है, तो अम्बुद होता है हमारा बादल का, बादल का, मेघ, घन, घनश्याम, अम्बुद, ये सब क्या होते हैं, पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। फिर है अगला सवाल, पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नज़र। तो ये एक स्मरण संग्रह है कि रचनाकार कौन है, ये पूछा गया है। इसके ऑप्शन है मनोहर श्याम जोशी, बनारसी दास चतुर्वेदी, इलाचंद जोशी और विष्णु प्रभाकर। तो पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नज़र जो स्मरण संग्रह है वह है हमारा मनोहर श्याम जोशी का। इन्होंने अपनी जो जर्मनी की यात्रा है उस पे बेस ये क्या बनाई है, एक स्मरण संग्रह बनाया है। इन्होंने पूरी अपनी यात्रा को स्मरण करते हुए जहाँ जो भी उन्होंने वहाँ पे महसूस किया या जो भी देखा उसको इस स्मरण संग्रह पे रचा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। फिर है अगला, खड़ी बोली निम्नलिखित में से किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। देखिए, जो भारतीय उपभाषा है उसको हम कितने भागों में बांटते हैं, पांच भागों में बांटते हैं। जैसे हमारा बोली जो भाषा है उसको कितने में भागते हैं, पांच भागों में बांटते हैं भाषा को, ठीक है। पांच में आ जाता है हमारा राजस्थानी हिंदी और पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, ठीक है। अब बात करें हम पश्चिमी हिंदी, तो इसके अंतर्गत आ जाती है हमारा कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। और कौरवी को ही क्या कहा जाता है, खड़ी बोली कहा जाता है, ठीक है। तो खड़ी बोली किसके अंतर्गत आ जाएगी, हमारा पश्चिम हिंदी के अंतर्गत। फिर वैसे ही बात करें बिहारी की, तो मगधी, मैथिली, भोजपुरी,
ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं? बिहारी हिंदी के अंतर्गत। और कभी सवाल ये भी पूछता है कि जो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली उपभाषा कौन सी है? तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली जो उपभाषा है भोजपुरी, वह क्या है? सबसे ज़्यादा जाने वाली उपभाषा है। तो ये चीज़ भी आप लोग नोट कीजिएगा। फिर है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आ जाते हैं हमारा अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी में आ जाते हैं हमारा जयपुरी, में मेवाती, मालवी और मारवाड़ी। ठीक है। और बात करें हम जो पहाड़ी हिंदी है, उसमें आ जाते हैं हमारे कुमाऊनी, गढ़वाली। ठीक है। ये क्या है? हमारे भाषा परिवार के उपभाषाएं। ठीक है। फिर है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है? तो यहाँ पे हमने बताना है कि मूल स्वर कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मूल स्वर होते क्या हैं। वह स्वर जो क्या है? मूल रूप से बने हैं। ठीक है। या फिर जिनकी उत्पत्ति मूल से है, या जिनकी उत्पत्ति सबसे पहले है। ठीक है। और उसके बाद अन्य स्वर उनसे मिलके बने हैं, उनको क्या कहते हैं? हम मूल स्वर कहते हैं। तो मूल स्वरों की संख्या क्या होती है? 4 होती है, जिसमें आते हैं हमारे अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये 4 स्वर क्या हैं? हमारे मूल स्वर हैं। और अन्य जो स्वर हैं बाकी, वह सब क्या है? इन्हीं स्वरों से मिलके बने हैं। जैसे अब इनको मूल स्वर कहते क्यों हैं, इनको आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए। जैसे आ है। ठीक है। आ मूल क्यों नहीं है, ये चीज़ समझिए। आ का निर्माण किससे हुआ है? एक अ से और एक अ। इन दोनों को मिलके क्या बना है? आ बना है। यानी कि मूल स्वरों को मिलके ही जो अन्य स्वर बनते हैं। ठीक है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? मूल स्वर कहा जाता है। जैसे बड़ी ई की बात करें तो छोटी ई और छोटी ई मिलके क्या बनेंगे? बड़ी ई। ठीक है। ऐसे ही छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या बनेंगे? बड़ा ऊ। ठीक। और ऐसे ही अ और ई मिलके क्या बनेंगे? ए बनेंगे। ऐसे ही अ और ऊ मिलके क्या बनेंगे? ओ बनेंगे। ठीक है। तो अन्य जितने भी स्वर हैं इसके बाद, वह सब सारे किससे बनते हैं? हमारा मूल स्वर, यानी कि अ, ई, उ और री। इन स्वरों से मिलके ही अन्य स्वर बनते हैं, इसलिए इनको मूल स्वर और अन्य स्वरों को दीर्घ स्वर या फिर संयुक्त स्वर कहा जाता है। तो यहाँ पे हम अगर बात करें सवाल में, देखिए अ है, ये हमारा मूल स्वर है, ई भी मूल स्वर है, री भी मूल स्वर है, ऐ क्या है? हमारा मूल स्वर नहीं है। यह दो मूल स्वरों के संयोग से क्या बनेगा? बनेगा इस। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर है अगला सवाल, टिप्पण का मुख्य उद्देश्य है। तो टिप्पण जो है हमारा सरकारी पत्रों में आता है, उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है किसी भी मामले को नियमानुसार निपटाना। वह क्या कहलाता है? हमारा टिप्पण कहलाता है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन में दिया होगा, मामलों का नियमानुसार निपटारा करना ही क्या कहलाता है? टिप्पण कहलाता है। तो ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पे? सही होगा। फिर है अगला सवाल, देवनागरी लिपि अधिकांशतः है। तो देवनागरी लिपि जो होती है वह हमारी क्या होती है? वर्णात्मक होती है। ठीक है। अब वर्णात्मक क्यों? क्योंकि देवनागरी लिपि में देखोगे तो जो शब्द है या वाक्य है वह सब किससे बनते हैं? हमारे वर्णों से लेके बनते हैं। जैसे मैं कहूँ, क्या यहाँ पे मैं आपका ही शब्द लिखूँ, तो सबसे पहले क्या है? आ, फिर प में अ की मात्रा, और क और क में आ की मात्रा। एक एक वर्ण करके क्या है? ये पूरी भाषा बनी है। तो इसलिए ये हमारी देवनागरी लिपि जो है वह क्या है? वर्णात्मक है। ठीक है। और देवनागरी लिपि किसकी है? हिंदी की लिपि है। ठीक है। तो हिंदी में जितने भी वर्ण होते हैं या जो भी हम शब्द लिखते हैं या वाक्य लिखते हैं, वह एक एक वर्ण करके लिखते हैं। ठीक है। तो ये कैसी हमारी लिपि हो जाएगी? वर्णात्मक लिपि हो जाएगी। फिर है अगला सवाल, जो पत्र सरकारी विभागों, संबंध अधीनस्थ और स्वायत्तशासी निकायों, विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, शैक्षिक संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को लिखे जाते हैं, उसे कहते हैं। तो जो भी पत्र हमारा
राज्य सरकार द्वारा, ठीक है, इतना ना भी पढ़ के हम सिर्फ इतना ही पढ़ें कि राज्य सरकार, तो जो भी पत्र हमारे सरकार को भेजे जाते हैं वह क्या होते हैं, सरकारी पत्र होते हैं। तो ये किस में आ जाएगा, हमारा सरकारी पत्र में। फिर है अगला सवाल, निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द है। देखिए शब्दों की दो तरीके से रचना होती है, एक होता है एकार्थी और एक होता है हमारा क्या, अनेकार्थी। ठीक है, अब एकार्थी क्या होता है, एकार्थी वह शब्द होते हैं जिनके सिर्फ एक ही अर्थ निकले, और अनेकार्थी वह शब्द होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ निकले। ठीक है, उनको क्या कहते हैं, हम अनेकार्थी कहते हैं। तो हमसे यहाँ पूछा क्या गया है, एकार्थी शब्द। तो एकार्थी की बात करें तो जैसे कर है, कर के एक अर्थ ना होके बहुत सारे अर्थ होते हैं। ठीक है, कर का अर्थ क्या होता है, किरण भी होता है, और कर का अर्थ एक टैक्स भी होता है। ठीक है, सरकार इतना कर, या आपने पढ़ा होगा चंद शासकों द्वारा इतना कर लिया जाता था। ठीक है, तो वह भी क्या है, कर है। ठीक, फिर ऐसे ही हाथी के सूंड को भी क्या कहते हैं, कर कहते हैं। हाथ, हाथ को भी कर कहते हैं। तो ये एकार्थी नहीं है। ठीक है, फिर है हमारा गुरु। गुरु शब्द के भी अनेक अर्थ होते हैं। गुरु मतलब भारी, और गुरु मतलब एक शिक्षक जो क्या करता है, शिक्षा देता है। ठीक है, और ऐसे ही गुरु का मतलब बड़ा होता है, श्रेष्ठ होता है। ठीक है, वह सब में गुरु है, यानी कि वह उन सब में क्या है, श्रेष्ठ है। ठीक है, तो गुरु का भी अर्थ क्या है, यहाँ पे अनेकार्थी है। फिर है धन। धन का एक अर्थ तो सबको पता है, संपत्ति। ठीक है, संपत्ति, और इसी के साथ शुभ भी होता है धन का अर्थ, कार्य का भी होता है, न्याय का भी होता है। और अगर बात करें एकार्थी शब्द की, तो गंगा शब्द क्या है, एकार्थी है। गंगा का कोई अन्य अर्थ नहीं होता है, गंगा का मतलब सिर्फ गंगा। ठीक है, फिर है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद क्या होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर देखिए, जो हमारे शब्द हैं उनको हमने बहुत भागों में बांटा है, जैसे उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, ठीक है, और सर्वनाम के आधार पर, या कहें व्याकरणिक आधार पर। ठीक, और अर्थ के आधार पर। जैसे व्याकरणिक आधार पर बात करें तो व्याकरणिक आधार पर होते हैं हमारे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। ठीक है, और अगर बात करें हम अर्थ के आधार पर तो एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची। ठीक है, और बात करें अगर उत्पत्ति के आधार पर कि शब्द आखिरकार उत्पन्न कहाँ से हुआ है, तो अगर बात करें हम हिंदी की, तो हिंदी कहाँ से उत्पन्न हुआ है, संस्कृत से। ठीक है, जो हिंदी की आदि जननी है वह क्या है, संस्कृत है। तो जो शब्द हम हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों प्रयोग कर रहे हैं उसको कहते हैं हम तत्सम शब्द। ठीक है, या जो संस्कृत से आए हैं शब्द उनको क्या कहेंगे, तत्सम शब्द। ठीक, वह शब्द जो आए तो क्या है, हमारे संस्कृत से हैं, और पर उनको हम क्या करते हैं, थोड़ा तोड़ मड़ोड़ के या थोड़ा चेंज करके बोलते हैं, उनको क्या कहते हैं हम, तद्भव शब्द। ठीक है, देशज शब्द जो हमारा आए संस्कृत से नहीं है पर उत्पन्न हमारी भारत की सीमा के अंतर्गत हुए हैं। जैसे लोटा शब्द है, यह संस्कृत में नहीं था, बाद में जो है देश के अंदर ही उत्पन्न हुआ, तो ये क्या कहलाएगा, देशज। पगड़ी है, ठीक है, या खटिया है, ये शब्द बाद में क्या हुए हैं, इन्वॉल्व हुए हैं, सॉरी क्या हुए हैं, इन्वेंस हुए हैं, कहाँ पे, भारत के अंदर। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, देशज। फिर विदेशज है, जैसे सबको पता है कि क्या, जो भारत है यहाँ पे भारत के बाहर सीमा से भी बहुत सारे लोग आए हैं। ठीक है, उनकी भाषा का भी बहुत प्रभाव पड़ा हमें, तो उनकी भाषा से जो हम शब्द हिंदी में बोल रहे हैं उनको क्या कहते हैं, हम विदेशी शब्द बोलते हैं। ठीक है, तो ये किसके आधार पर हो जाएंगे, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कितने शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, तो इसकी चर्चा हम बाद में कभी करेंगे, इसको पूरे डेप्थ में बताएंगे पूरे वीडियो के साथ कि आखिरकार कौन से शब्द कहाँ से आए हैं। ठीक है, तो अभी वीडियो क्या हो जाएगी, लंबी खिंच जाएगी। फिर है अगला सवाल, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इत्यादि का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा इति, धन, आदि, यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा। और बात करें इसमें कौन सी संधि होगी, तो पहले पद का अंत हुआ है ई में, और दूसरे पद का आरंभ हुआ है आ में, और ये बन रहा है क्या, य। ठीक है, अगर जहाँ पे भी य व र बनता है तो वह कौन सी संधि होती है, यण
संधि होती है। ठीक है, फिर है अगला, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। तो शुद्ध शब्द जो है वह होता है हमारा अंत्याक्षरी, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। फिर है समाचार लेखन में सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली कौन सी है। देखिए, समाचार लेखन में आप सब ने अखबार पढ़े होंगे, उसमें क्या होती है, हमारा हमेशा एक विधि अपनाई जाती है, वह होती है हमारा उल्टा पिरामिड। ठीक है, पिरामिड सब लोगों ने देखा होगा। पिरामिड कैसा होता है, इस तरीके से क्या होता है, पिरामिड होता है। पर जो समाचार लेखन है उसमें उल्टा पिरामिड प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले जो मुख्य चीज़ लिखी जाती है, आपने समाचार पत्र देखे होंगे, कोई भी न्यूज़ दी जाएगी तो उसका एक क्या लिखा जाता है, सबसे पहले ऊपर बड़ी राइटिंगों में या बोल्ड, उसमें इंट्रो। ठीक है, कोई भी समाचार है उसका क्या लिखा जाएगा, इंट्रो लिखा जाएगा। जैसे कि बात करें उत्तराखंड में आज मुख्यमंत्री ने क्या किया, या जो राज्यपाल हैं उन्होंने क्या किया, बजट प्रस्तुत किया, तो किस तरीके से लिखा होगा, उत्तराखंड में राज्यपाल द्वारा क्या किया गया, उत्तराखंड का बजट प्रस्तुत किया गया। ये क्या होगी, एक हेडलाइन होगी जिसको हम कहते हैं इंट्रो, या फिर क्या, परिचय, क्योंकि वह हमारे समाचार का क्या है, एक परिचय है, या फिर उसको कहते हैं हम मुख्य बिंदु। ठीक है, सिर्फ एक लाइन में लिखा जाएगा कि आज क्या, उत्तराखंड राज्यपाल द्वारा क्या किया गया, बजट प्रस्तुत किया गया, एक मोटी हेड क्या हो जाएगी, इंट्रो हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, जो समाचार है उसकी बॉडी। ठीक है, फिर उसके नीचे से लिखा जाएगा कि गुरुवार इतनी तारीख को, ठीक है, जो उत्तराखंड के राज्यपाल हैं उनके द्वारा ये किया गया और इसमें ये प्रस्तुत थे, या फिर उस पूरे बजट का एक क्या की जाएगी, बॉडी लिखी जाएगी। ठीक है, और उस पूरे समाचार पत्र को डिटेल से लिखा जाएगा वहाँ पे। ठीक है, जो समाचार है उसको पूरे डिटेल से लिखा जाएगा, उसी को क्या कहते हैं, हम बॉडी कहते हैं, क्योंकि वह क्या है, अब एक डिटेल से बताया जा रहा है कि वह सूचना क्या है, इंट्रो की। ठीक है, फिर उसके बाद छोटा सा क्या होता है, हमारा समापन होता है। ठीक है, जैसे लास्ट में लिखा रहता है ना, छोटा सा एक हल्का सा लिखा जाता है लास्ट में, कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, उसको क्या कहते हैं, हम समापन कहते हैं। ठीक है, तो समाचार की जो सबसे प्रभावित शैली है वह कौन सी है, हमारी उल्टा पिरामिड, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। फिर है अगला सवाल, राज्यसभा के प्रयोग मुख्य क्षेत्र हैं। तो राज्यसभा जो होती है वह होती है हमारे जो राजकीय कामकाज हैं या सरकारी कामकाजों में प्रयोग होने वाली भाषा को क्या कहते हैं, हम राजभाषा कहते हैं। तो विधायिका है, कार्यपालिका है या न्यायपालिका है, ये सब क्या है, हमारे सरकारी विभाग हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा। फिर है अगला सवाल, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। देखिए, मैंने अभी बताया था कि तत्सम शब्द क्या होते हैं, वह शब्द जो हिंदी में संस्कृत से आए हैं और उनको हम ज्यों का त्यों प्रयोग कर रहे हैं, उनमें कोई परिवर्तित नहीं हुआ है, तो उनको क्या कहते हैं हम, या सिंपल भाषा में समझिए तो संस्कृत भाषा के शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बताना है तत्सम शब्द कौन सा है। जैसे खेत है, खेत तत्सम शब्द नहीं है, क्योंकि खेत का जो तत्सम रूप होता है वह होता है हमारा क्षेत्र। ठीक है, फिर दाहिना है, दाहिना भी क्या है, हमारा तद्भव है, क्योंकि इसका जो तत्सम है वह दक्षिण होता है। किसान है, किसान का तत्सम क्या होता है, कृषक होता है। आज्ञा शब्द क्या है, यह अपने आप में एक तत्सम शब्द है, क्योंकि यह क्या है, संस्कृत का शब्द है। तो ऑप्शन सी क्या होगा, यहाँ पे सही होगा। और आज्ञा का जो तद्भव शब्द होता है वह होता है आन, इसको भी आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है, आन क्या होता है, इसका तद्भव रूप होता है। फिर है निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य है। तो देखिए, वाक्य की जो रचना के आधार पर होते हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये पूरा चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं, क्योंकि 1 से 2 नंबर के सवाल यहाँ से हमेशा बनते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। संधि हो गया, समास तो नहीं आते यूके ट्रिपल एससी में, और हमारा वाक्य सीरीज हो गया, ये दोनों मैंने बता रखी हैं। आप वहाँ पे जाके कंप्लीट कोर्स करके होगा हिंदी, तो वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हैं, ताकि यहाँ से आपके 1 से 2 नंबर जो हैं वह ना छूटे। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है संयुक्त वाक्य, तो मैंने बताया था कि संयुक्त वाक्य
उन वाक्यों को कहा जाता है जहाँ पे दो उपवाक्य हो, परंतु दो या दो से अधिक उपवाक्य हो, परंतु क्या हो, वह अपने में स्वतंत्र हो। ठीक है, जब वह स्वतंत्र होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, हमारा संयुक्त वाक्य कहा जाता है। और उन दोनों उपवाक्यों को, स्वतंत्र उपवाक्यों को एक शब्द द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखेंगे, सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे, तो ये क्या है, एक सरल वाक्य है। ठीक है, फिर है, जो व्यक्ति धनी है वह हर चीज़ खरीद सकता है, ये क्या है, हमारा मिश्र वाक्य है, क्योंकि एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पे क्या है, यहाँ पे आश्रित है। आपने परिश्रम किया, एक उपवाक्य हो गया, उत्तीर्ण हो गए दूसरा उपवाक्य हो गया, और द्वारा इसको क्या किया है, इन दोनों उपवाक्यों को जोड़ा गया है। ठीक है, तो आपने परिश्रम किया, यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है एक वाक्य। उत्तीर्ण हो गए दूसरा वाक्य है, वह भी अपने आप में पूरा है, और इनको और द्वारा क्या है, दोनों कंप्लीट वाक्यों को और द्वारा जोड़ा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा संयुक्त वाक्य। ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। कठोर हृदय भी सहृदय बनो, कठोर हृदय होकर भी सहृदय बनो, ये भी क्या है, हमारा सरल वाक्य है। तो 18वें का सही आंसर क्या है, आपने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए। ठीक है, फिर है अगला सवाल, निम्नलिखित में किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। तो एक भारतीय आत्मा कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को, क्योंकि इनकी ही रचना है एक भारतीय आत्मा। फिर है अगला, बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बना रहना के लिए सटीक लोकोक्ति है। तो इसके लिए जो सटीक लोकोक्ति होती है वह होती है हमारा, रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई। जब भी कोई बर्बाद होता है और उसका क्या अहंकार नहीं जाता, तब उसके लिए किस लोकोक्ति का उपयोग किया जाता है, रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई। तो देखिए, ये थे क्या हमारे कुछ सवाल। पर इसी के साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जितनी भी हमारी लोकोक्ति हैं या विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, एकार्थी हैं, अनेकार्थी हैं, शुद्ध वर्तनी हैं, और जो भी अन्य चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आप लोग, तत्सम शब्द है, ठीक है, देशज है, विदेशज है, फारसी शब्द है, अरबी शब्द हैं, इन सब चीज़ों को रटने वाली चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आप लोग रटना शुरू कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी 4-5 नंबर ज़रूर आते हैं, और 4-5 नंबर गलत होने से अच्छा आप लोग 4-5 नंबर खींच सकते हैं। तो आज से ही टारगेट बनाइए कि प्रतिदिन 5 शब्द किसके याद करने हैं, विलोम के, 5 शब्द पर्यायवाची के, 5 लोकोक्ति के, 5 एकार्थक के, 5 अनेकार्थक के। ठीक है, ऐसे करके आपने जितनी भी रटने वाली चीज़ें हैं वह सारी रट के याद कर लेनी है। और ऐसे ही एक एक करके टारगेट बनाइए, जितने भी हमारे कवि हैं, जितने भी सिलेबस में कवि दिए हैं, उनको एक एक करके पकड़ के उनकी रचनाएं और उनकी रचनाओं की विधा कौन सी है, ये सब सारी चीज़ें रटना शुरू कर दीजिए, ताकि जो आगामी परीक्षा है, क्योंकि व्याकरण से देखिए ज़्यादा से ज़्यादा 12 नंबर पूछ सकता है, और हिंदी में 12 नंबर बहुत ही कम है, क्योंकि 20 नंबर की हिंदी है, और 20 नंबर से आपने कोशिश करनी है कि 18 तो लगभग जाए 18 प्लस भी जा सकते हैं, पर जो मिनिमम अंक आने चाहिए वह आपके 18 आने चाहिए। और 12 से ऊपर आप तभी खींच सकते हो जब आपने रचनाएं याद की हैं और ये विलोम शब्द याद किए हैं। ये सब याद करोगे तभी जाके कुछ अच्छा होगा।